कहानी की शुरुआत में हमें सड़क पर चलती हुई दो बसें दिखाई देती हैं। उन बसों में कई फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो सभी अपनी क्लास जा रही हैं। उनमें मित्सुको नाम की एक लड़की थी जो दिखने में काफी प्यारी थी। वो अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी। तभी उसकी सहेलियां उससे कहने लगी, क्या तुम हर वक्त लिखती रहती हो? इस तरह नोट्स बनाकर तुम्हें क्या मिलेगा? यहाँ देखो, हर कोई मजे कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रही? ये कहते हुए उसकी सहेली उसकी नोटबुक छीन लेती है और उसका पेन नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो अपना पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है, हम देखते हैं कि उसी पल कोई चीज बहुत तेजी से आती है और उन लड़कियों के साथ साथ दोनों बसों को बीच से दो हिस्सों में काट देती है। इसकी वजह से सभी लड़कियां दो हिस्सों में कट जाती हैं। जैसे ही मित्सुको खड़ी होती है, वो ये सब देखकर हैरान रह जाती है। चूंकि वो पेन उठाने के लिए झुकी थी, इसलिए वो बच गई। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और बस से उतरकर भागने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सबको काटने वाली चीज और कुछ नहीं बल्कि खुद हवा थी जो सबको काट रही थी। अब ये हवा मित्सुको का भी पीछा करने लगती है। ये देखकर मित्सुको चीखते हुए बहुत तेज भागने लगती है। भागते समय उसे आगे चार और लड़कियां दिखाई देती हैं और वो उन्हें नीचे झुकने के लिए कहती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो हवा उन्हें भी आधा काट देती है और आगे बढ़ जाती है। हालांकि मित्सुको ने उनमें से एक लड़की को बचा लिया था। तभी उन्हें कुछ लड़कियां कहीं साइकिल चलाती हुई दिखती हैं। वो उन्हें भी बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हवा उनके साथ भी वही करती है जो उसने उसकी सहेलियों के साथ किया था। और इस दौरान वो लड़की भी मारी जाती है जिसे उसने अभी उस अदृश्य चीज से बचाया था। अब ये देखकर वो बहुत डर जाती है और इधर-उधर भागने लगती है। आगे हम देखते हैं कि जब मित्सुको एक नदी के पास जाती है तो वो ये देखकर चौंक जाती है कि उस नदी में पहले से ही कई लाशें पड़ी थी जिन्हें उस हवा, उस अदृश्य चीज ने काट दिया था। वहां से वो एक लाश के कपड़े लेती है और बदल लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चलते चलते मित्सुको एक स्कूल पहुंच गई है जहां कई अन्य छात्राएं थीं। उनकी यूनिफॉर्म मित्सुको की यूनिफॉर्म से काफी अलग थी, जिसका मतलब था कि वो उनके स्कूल की छात्रा नहीं थी। तभी एक लड़की मित्सुको के पास आती है और उससे पूछती है, तुम कैसी हो? दरअसल जैसा कि पता चलता है, वो लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। लेकिन मित्सुको उससे पूछती है, क्या तुम वाकई मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो? क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो गहरे सदमे में थी। यहाँ हमें ये भी देखने को मिलता है कि मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। तभी एक तेज हवा चलती है और मित्सुको डरकर बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो मित्सुको से पूछने लगती है कि तुम इतना कांप क्यों रही हो और तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, तुम्हें क्या हुआ है? तब मित्सुको अपनी बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ बताती है कि कैसी हवा का एक झोंका आया और उसके स्कूल की सभी छात्राओं को काटकर चला गया। ये सुनकर उसकी सहेली उसे खिड़की के पास ले जाती है, अपना हाथ बाहर निकालती है और कहती है, देखो, ये सिर्फ हवा है और कुछ नहीं। यहाँ मित्सुको के दिल को थोड़ी शांति मिलती है और उसे लगने लगता है कि शायद ये सिर्फ एक सपना हो सकता है। इसके बाद मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड अपनी दो और सहेलियों को साथ लेती है और क्लास बंक करने का प्लान बनाती है। जैसे ही वे चारों क्लास से निकलने वाली होती हैं, उनकी टीचर आ जाती है और उन्हें देख लेती है, लेकिन वे चारों वहां से भाग जाती हैं। भागते हुए वे चारों एक झील के पास पहुंचती हैं। वहां मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड दूसरी दो सहेलियों को उसके सपने के बारे में बताती है। तब उनमें से एक लड़की कहती है कि मुमकिन है कि ये एक मिरर वर्ल्ड की तरह सच हो, जहां सब कुछ इस दुनिया के उल्टा या विपरीत होता है। ये कहते हुए वो तालाब में एक पत्थर फेंकती है और कहती है, देखो, यहाँ मैंने एक पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है कि दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा ना किया हो। अचानक उस तालाब से एक मगरमच्छ निकलता है और उन लड़कियों में से एक को खा जाता है। तब वो लड़की कहती है, देखा ना, मैंने कहा था ना, जो इस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में बिल्कुल नहीं होता, और जो उस दुनिया में हो रहा है वो इस दुनिया में नहीं हो सकता। इसलिए उसे उस दुनिया में मगरमच्छ ने खा लिया है और यहाँ देखो, वो पूरी तरह सुरक्षित है। उसी झील के पास एक बिस्तर दिखाई देता है। ये चारों उस बिस्तर से तकिए उठा लेती हैं और खेलने लगती हैं। तभी हम दो लड़कियों को दूर से उन्हें देखते हुए देखते हैं। उन दो लड़कियों में से एक ने दुल्हन के कपड़े पहने थे, क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे से शादी की थी। इसके बाद एक सहेली कहती है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो उस दुनिया में असंभव हो, क्योंकि हमारा भाग्य पहले ही लिखा जा चुका है, लेकिन हम इसे बदल सकते हैं। इसके बाद ये सभी लड़कियां अपने स्कूल वापस आती हैं और अगला लेक्चर लेने के लिए क्लासरूम में जाती हैं। तभी मित्सुको को अपने पास एक तकिया पड़ा हुआ दिखाई देता है। अब जैसे ही वो इस तकिए को उठाने के लिए नीचे झुकती है, उनकी टीचर पूरी क्लास में गोलियां चलाना शुरू कर देती है।
जैसे ही मित्सुको तकिया उठाकर ऊपर देखती है, उसकी क्लास की सभी लड़कियां मारी जा चुकी होती हैं। एक बार फिर वो वैसे ही बची जैसे वो अपने पिछले सपने में बची थी। मित्सुको की टीचर उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये क्लास छोड़ने की? तुम्हारी मौत भी पक्की है। तभी दो और लड़कियां आती हैं और मित्सुको को बचाने की कोशिश करती हैं और वहां से भाग जाती हैं। लेकिन दूसरी टीचर सामने आ जाती है और उन लड़कियों को मार देती है। अब मित्सुको बची हुई सभी छात्राओं के साथ बाहर की ओर भागने लगती है। लेकिन स्कूल के सभी टीचर्स उन लड़कियों पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। फायरिंग के दौरान जैसे ही लड़कियां बाहर आती हैं, हवा उन्हें काट देती है। मित्सुको एक बार फिर बिल्कुल अकेली रह जाती है। वो वहां से एक भीड़ भाड़ वाले इलाके से होते हुए भागती है और एक पुलिस स्टेशन में घुस जाती है। वो वहां सब कुछ समझाना शुरू करती है। उसकी कहानी सुनने के बाद एक महिला पुलिस अधिकारी उससे कहती है, लेकिन तुमने स्कूल के कपड़े नहीं पहने हैं। जब वो उसके सामने एक आईना रखती है तो मित्सुको आईने में देखती है कि वो पूरी तरह से बदल गई है। लोग उसे मित्सुको नहीं बल्कि किसी और नाम से बुला रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली थी। इसके बाद पुलिस अधिकारी उसे उसकी शादी के लिए ले जाती है। ये देखकर आसपास के लोग उसे बधाई दे रहे थे। जैसे ही वो चर्च पहुंचते हैं, मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड भी वहां मौजूद होती है। मित्सुको उससे पूछती है, मेरे साथ क्या हो रहा है? उसकी सहेली उससे कहती है, अभी चुप रहो, हम किसी के कंट्रोल में हैं, बस वैसा ही करो जैसा मैं कहती हूँ। ये कहकर वो उसे शादी का जोड़ा पहनाती है और उसे अंदर जाने के लिए कहती है। जैसे ही वो अपनी शादी की रस्म के लिए आगे बढ़ती है, वहाँ मौजूद सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती है। ये देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड एक एक करके उन्हें मारना शुरू कर देती है। जैसे ही मित्सुको और आगे बढ़ती है, दूल्हे के बजाय वहां एक ताबूत खड़ा दिखाई देता है। जब ताबूत खोला जाता है तो उसमें से एक बड़ा सूअर बाहर निकलता है। मित्सुको उसे देखकर बहुत डर जाती है और एक टूटी बोतल से उस पर हमला कर देती है। इसके बाद मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड चर्च से बाहर भागती हैं। गेट पर दो लड़कियां उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड उन्हें मार देती है और वे भाग निकलते हैं। मित्सुको दूसरी दिशा में भाग रही थी क्योंकि अब उसे महसूस हो रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। आगे बढ़ते हुए वो खुद को एक दूसरे आईने में देखती है और पाती है कि वो फिर से बदल गई है। अब जहां मित्सुको थी वहां एक रेस हो रही थी। कुछ लड़कियां उसके पास आती हैं और कहती हैं, तुम इतनी अच्छी रेसर हो, तुम बस वहां खड़ी क्यों हो? तुम दौड़ क्यों नहीं रही हो? जब वो दौड़ना शुरू करती है तो उसे अपने अंदर बहुत ऊर्जा महसूस होती है। इसके बाद मित्सुको रेस जीतने की पूरी कोशिश करती है। दौड़ते समय वो अपनी उन मरी हुई सहेलियों को भी देखती है जो कुछ समय पहले उसके स्कूल में मारी गई थीं। उसी पल उसकी बेस्ट फ्रेंड भी वहां पहुंच जाती है। वे दोनों देखती हैं कि वही सुअर और वे औरतें जो उन्हें चर्च में रोक रही थीं, सब उनकी ओर आ रही थीं। दौड़ते समय कुछ लड़कियां मित्सुको से कहती हैं, इस दुनिया से बाहर निकल जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि दौड़ते हुए मित्सुको एक सुनसान अंधेरी जगह पर पहुंच जाती है। वहां कुछ छात्राएं यूनिफॉर्म पहने हुए दिखाई देती हैं। वे सभी लड़कियां मित्सुको से कहती हैं, हम सब मर चुके हैं और हम तुम दोनों को मार देंगे। लेकिन तभी मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड आती है, उस लड़की को मार देती है और मित्सुको को ले जाती है। मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड उसे अपना नाम जोर जोर से पुकारने के लिए कहती है। इस पर मित्सुको जोर जोर से अपना नाम लेना शुरू कर देती है। इसके साथ ही मित्सुको अपने असली रूप में वापस आ जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, कृपया मेरे हाथ से जुड़े इस तार को खींच दो ताकि मैं इस दुनिया को छोड़ सकूं। हालांकि मित्सुको को डर था कि तार खींचने से उसकी जान जा सकती है, और क्योंकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से बहुत प्यार करती थी, वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन बार बार मजबूर किए जाने पर वो तार खींच देती है। जैसे ही वो तार खींचती है, उसकी बेस्ट फ्रेंड का शरीर दो हिस्सों में बंट जाता है और उसे पल एक गेट दिखाई देता है। उस दरवाजे से बाहर निकलने पर वो देखती है कि अब वो पुरुषों की दुनिया में आ गई है। वहाँ उसके पोस्टर लगे हुए थे जिन्हें कुछ लड़के देख रहे थे। तभी एक लड़का मित्सुको के पास आता है और कहता है, भविष्य में तुम ऐसी ही हो। ये सुनकर वो बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है और वो आगे बढ़ती है तो वो एक बूढ़े आदमी को गेम खेलते हुए देखती है, और उस गेम में मित्सुको उसी किरदार के रूप में दिखाई देती है जो वो वर्तमान में बन चुकी थी। मित्सुको को देखकर वो बूढ़ा आदमी कहने लगता है, मैंने ही ये गेम बनाया है और मैं ही तुम सबको कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम बहुत पहले ही मारी जा चुकी थी, लेकिन मैंने तुम्हारी डीएनए का इस्तेमाल करके तुम्हें फिर से बनाया है।
जब मित्सुको ये सुनती है और उसे एहसास होता है कि ये एक गेम है, तो उसे लगता है कि शायद वो अभी भी अपनी दुनिया में वापस लौट सकती है। तभी एक आदमी आता है और मित्सुको को अपने पास बुलाने लगता है। तब वो बूढ़ा आदमी मित्सुको से अपना आखिरी लेवल पूरा करने के लिए कहता है। वो आगे बढ़ने लगती है, तभी उसे अचानक अपनी सहेली की कहे हुए शब्द याद आते हैं। अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करें जो दूसरी दुनिया में असंभव हो, तो तुम इस गेम से बाहर निकल जाओगी। इसी सोच के साथ वो उस आदमी का गला घोंट देती है और कहती है, हमारे साथ खेलना बंद करो। ये कहकर मित्सुको उस बूढ़े आदमी की लाठी उठाती है और उसे अपने पेट में घोंप लेती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी ने कल्पना भी नहीं की थी कि मित्सुको ऐसा कुछ कर सकती है, और इसी के साथ उसकी नियति पूरी तरह बदल जाती है। वो इस दुनिया यानी गेम में मर चुकी थी, लेकिन असल दुनिया में वो अभी भी जीवित थी। आगे हमें दिखाया जाता है कि मित्सुको के अन्य किरदारों ने भी किसी न किसी वजह से खुद को मार लिया था, और वे अब उस टीम का हिस्सा नहीं थे। अगले सीन में मित्सुको को एक बर्फीली जगह पर लेटे हुए दिखाया जाता है। अब वो अपनी असली दुनिया में वापस आ चुकी थी, और इसी के साथ ये दिमाग घुमा देने वाली कहानी यहीं खत्म होती है।